30 मई 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है दोस्तों। देखते हैं पहला आर्टिकल क्या है। विड्रॉ ट्रांसफर ऑर्डर ऑफ चीफ सेक्रेटरी ममता बनर्जी। देखिए, वेस्ट बंगाल और सेंटर की पॉलिटिक्स में काफ़ी गर्मा गर्मी अभी भी चल रही है। आपको पता है कि ये जो चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी जी, उसने कहीं ना कहीं बीजेपी के फॉरवर्ड रन को रोक दिया। तो अब सेंट्रल लीडरशिप, सेंट्रल सरकार को वेस्ट बंगाल बिल्कुल फूटे आंख नहीं सुहा रहा, ना ही वेस्ट बंगाल वालों को केंद्र सरकार फूटे आंख सुहा रही है। अभी इसके चलते अब देखिए क्या क्या चीज़ें शुरू हो गई हैं। रिसेंटली हुआ ये है कि वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अलपन बंदोपाध्याय को केंद्र की सरकार ने वापस बुला लिया सेंटर में। आपको पता है कि जब आप आईएएस बन जाओगे तो दो जगह आप काम कर सकते हो, या तो आप केंद्रीय सचिवालय में काम कर सकते हो, या फिर आपको किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग में ट्रांसफर कर सकती है सरकार, या फिर आप किसी राज्य में जाके काम करोगे। जब आप राज्य में जाके डीएम, एसडीएम, इन सब अलग अलग पदों पे काम करोगे तो आपका इमीडिएट कंट्रोल राज्य की सरकार के पास होगा। ठीक है। अब आपको पता है कि जो चीफ सेक्रेटरी होता है ना एक स्टेट में, चीफ सेक्रेटरी सबसे टॉप लेवल का आईएएस ऑफिसर होता है एक स्टेट के अंदर। और चीफ सेक्रेटरी उसी पर्टिकुलर पर्सन को बनाया जाता है जिसकी रूलिंग पार्टी के साथ बनती है। मतलब अगर यहाँ पे ममता बनर्जी जी ने अलपन बंदोपाध्याय को चीफ सेक्रेटरी बनाया है तो कहीं ना कहीं ये तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी जी के गुड बुक्स में होंगे, तभी इनको बनाया गया। अब यहाँ पे अलपन बंदोपाध्याय को वापस बुला लिया केंद्र की सरकार ने। क्योंकि ये आईएएस हैं तो ऑब्वियस सी बात है आईएएस के ऊपर अल्टीमेट कंट्रोल केंद्र की सरकार का होता है। तो ये बात चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को पसंद नहीं आई। ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ शिकायत भी की है। अब ऐसा हुआ क्या कि केंद्र की सरकार ने अलपन बंदोपाध्याय को वापस बुला लिया। असल में फ्राइडे को नरेंद्र मोदी जी ने एक मीटिंग ली और इस मीटिंग में ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई ये जो साइक्लोन यास आया है जिसने वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में तबाही मचाई है, इस मीटिंग में अब ऑब्वियस सी बात है उड़ीसा के और वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर्स आके बैठेंगे। लेकिन यहाँ पे ममता बनर्जी जी ने इस रिव्यू मीटिंग को अटेंड नहीं किया। ममता बनर्जी जी ने इस रिव्यू मीटिंग को क्यों नहीं अटेंड किया? इन्होंने ये बोला कि भाई ये मीटिंग एक प्रधानमंत्री और सीएम की मीटिंग थी। लेकिन यहाँ पे ममता बनर्जी जी इल्जाम लगा रही हैं कि इस मीटिंग में लीडर ऑफ अपोजिशन को भी बुला रहे हो, आप गवर्नर को भी बुला रहे हो, आप सेंट्रल मिनिस्टर्स को भी बुला रहे हो। समझिए, ममता बनर्जी जी कह रही हैं कि जब इस प्रकार की मीटिंग्स गुजरात से हुई, जब इस प्रकार की मीटिंग्स उड़ीसा से हुई, तो वहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन प्रेजेंट नहीं था। वेस्ट बंगाल में जब अभी इलेक्शंस हुए थे मेजॉरिटी तृणमूल कांग्रेस की है, लेकिन सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी बीजेपी है और बीजेपी का ही होगा लीडर ऑफ अपोजिशन। अभी वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी इस मीटिंग में बैठेगा। तो ममता बनर्जी जी बोल रही हैं कि जब उड़ीसा के साथ आपने मीटिंग की पीएम ने, जब गुजरात के साथ पीएम ने मीटिंग की, वहां पे तो लीडर ऑफ अपोजिशन बैठा नहीं था। तो आप जब तृणमूल कांग्रेस के साथ मीटिंग कर रहे हो तो यहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन बीजेपी का क्यों बैठा रहे हो, गवर्नर को क्यों बैठा रहे हो, सेंट्रल मिनिस्टर्स को क्यों बैठा रहे हो? तो इस बात पे ममता बनर्जी जी को लगा होगा कि उनकी ज्यादा नहीं चल पाएगी, बाकी लोग अपनी बुद्धि लगाएंगे, उनकी बात कोई सुनेगा नहीं, उनकी वैल्यू कम होगी, जो भी लगाओ यहाँ पे दीदी को। इन्होंने मीटिंग को स्किप कर दिया। इसके चलता होता है कि केंद्र की सरकार और मोदी जी बुरा मान गए हो और उन्होंने अलपन बंदोपाध्याय को वापस बुला लिया। अभी इसके चलते चीफ मिनिस्टर गुस्सा हो गई हैं तृणमूल कांग्रेस की। वो ये बोल रही हैं कि ये जो यूनियन गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है रिकॉल करने का वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अलपन बंदोपाध्याय को, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यूनिलेटरल और एक प्रकार का पॉलिटिकल वेंडाटा है। अभी पॉलिटिकल वेंडाटा है कि नहीं है ये हम नहीं जानते। हम देखते हैं कि क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या ये यूनिलैटरल है, तो इसको समझते हैं। यहां पे हम लोग देखेंगे रूल 6 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैडर रूल्स 1954। ये रूल क्या बोलते हैं? ये रूल बोलते हैं कि एक कैडर का ऑफिसर, अब यहाँ पे वेस्ट बंगाल कैडर की बात हो रही है, आप किसी भी कैडर में हो सकते हो, यूपी में हो सकते हो, गुजरात में हो सकते हो, महाराष्ट्र में हो सकते हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो वेस्ट बंगाल कैडर के ऑफिसर को मान लो अगर ट्रांसफर करना है, तो जिस कैडर के अंदर वो काम कर रहा है वेस्ट बंगाल की सरकार के अंदर, तो वेस्ट बंगाल की सरकार के साथ बातचीत की जाएगी और केंद्र सरकार के साथ बातचीत की जाएगी। दोनों आपस में बातचीत करके किसी एक पर्टिकुलर ऑफिसर का ट्रांसफर किसी एक दूसरे राज्य की सरकार में, या फिर केंद्र की सरकार के सचिवालय में, या फिर किसी ऐसी कंपनी में जिसका पूरा का पूरा ओनरशिप या सब्सटेंशियल ओनरशिप किसी राज्य की सरकार के पास है या केंद्र की सरकार के पास है। तो ऐसी कंपनी जिसकी ओनरशिप राज्य की सरकार के पास है, केंद्र की सरकार के पास पूरी, या फिर सब्सटेंशियल ओनरशिप, या फिर किसी दूसरे स्टेट में आप ट्रांसफर कर रहे हो। तो बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स आपने सुना होगा जो कि स्पाउस बेसिस पे या फिर किसी और बेसिस पे, मेडिकल बेसिस पे एक कैडर से दूसरे कैडर में जाने के लिए ट्रांसफर के लिए अप्लाई करते हैं। तो इस प्रकार की जो चीजें होती हैं
वो चलती रहती हैं। नॉर्मल कर केस में अगर किसी राज्य की सरकार के कैडर के अंदर कोई IAS काम कर रहा है और उसको वहाँ से निकाल के किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करना है, तो अमूमन राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों आपस में बैठ के बातचीत करते हैं। लेकिन बात है यहाँ पे डिसएग्रीमेंट की। अगर मान लीजिए राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार के बीच में नहीं बनती तो चलेगी किसकी? तो रूल 6 क्लॉज 1 क्या बोलता है कि इन केस ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट द मैटर शैल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट शैल गिव इफेक्ट टू द डिसीजंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि अगर कहीं ना कहीं एक डिस्प्यूट आ जाता है कि भाई ऑफिसर को ट्रांसफर करना है तो किसकी फाइनल पावर है, तो IAS को ट्रांसफर करने की फाइनल पावर केंद्र की सरकार है। और अगर केंद्र की सरकार ने फाइनल डिसीजन ले लिया तो राज्य की सरकार को यहाँ पे मानना पड़ेगा। अब यहाँ पे कंसर्न क्या है? कंसर्न तो यही है ना भाई कि देखिए कल्पन बंदोपाध्याय का एकदम से ट्रांसफर हुआ है, राज्य की सरकार से यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे जो राज्य की सरकार है और ममता बनर्जी हैं वो बोल रही हैं कि ब्लैटेंट मिसयूज हो रहा है पावर का, दिस इज एन अटेम्प्ट टू इनक्रोच ऑन स्टेट्स ज्यूरिडिक्शन। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे इशू है। तो टेक्निकली देखा जाए तो केंद्र की सरकार के पास ताकत है एक सीनियर IAS ऑफिसर को ट्रांसफर करने की, बट कहीं ना कहीं फेडरल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए राज्य की सरकार के साथ डिस्कशन करना चाहिए था। वो डिस्कशन नहीं हुआ है, इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रही हैं तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी इसको। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी में न्यूज़ आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो से फायदा हो रहा है तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे लक्ष्मीकांत की पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, आपकी रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स बन रही है, सतीश चंद्र की मिडिल हिस्ट्री बन रही है। अच्छा लगे तो आप ज्वाइन बटन दबा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, छोटी छोटी वीडियोस बना के जो भी आपकी क्वेरीज हैं जो कि मुझे लगता है कि सबके काम आ सकती है, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, मेरे बाकी लेक्चर्स की नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स टू स्टडी GST रिलीफ फॉर कोविड एसेंशियल्स। आपको पता है कि कोविड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वैक्सीन हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हो, या कोई भी कोविड के इलाज में लगने वाली चीज़ के ऊपर GST ना लगाया जाए, ये मांग बहुत लंबे समय से हो रही है। रिसेंटली एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक लड़के ने अपने पिताजी के लिए भेजा था दिल्ली में। वो लड़का कहीं फॉरेन में रहता था और उस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगी, तो वो पर्टिकुलर पर्सन दिल्ली हाई कोर्ट चला गया और दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, आप ये कोविड-19 के ऊपर GST नहीं लगा सकते। तो अब फाइनेंस मिनिस्टर ने इस मुद्दे पे एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना दिया है और ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ये देखेगा कि क्या भाई कोविड रिलीफ मटेरियल्स के ऊपर GST का वेवर दिया जा सकता है। इस कोविड रिलीफ मटेरियल में वैक्सीन्स भी आती हैं, ठीक है ना। इस कोविड रिलीफ मटेरियल्स में आपके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, जितनी भी चीज़ें लगती हैं आपकी कोविड रिलीफ में, सीधे सीधे वो सब आती हैं। अब मैंने आपको पहले भी एक मुद्दा समझाया था कि एक बार वेस्ट बंगाल की CM ने मांग की केंद्र सरकार से कि कोविड से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर से GST हटा दो, तो वहाँ पे निर्मला सीतारमन जी ने कुछ लॉजिक दिए थे कि भाई कोविड के ऊपर से GST इसलिए नहीं हटा रहे हैं ताकि कोविड की चीज़ें महंगी ना हो जाए। उस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो लॉजिक था सरकार का वो गलत था। कोविड की चीज़ों के ऊपर से अगर आप GST हटाते हो तो डेफिनेटली वो चीज़ें सस्ती होंगी। वो वीडियो मैं ऑलरेडी आपके लिए बना चुका हूँ। वीडियो का टाइटल है Why government doesn't want to exempt GST on COVID vaccines, ऑक्सीजन टैंक एंड सिलेंडर। यहाँ पे आप एक काम करिए, कोविड GST मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मार दीजिए, आपको एक पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगी। 13 मिनट 46 सेकंड की वीडियो है। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रखा है कि कैसे अगर कोविड-19 की वैक्सीन या बाकी चीज़ों के ऊपर से GST हटाया जाए तो डेफिनेटली ये चीज़ें मार्केट में सस्ती हो जाएंगी और सरकार का लॉजिक गलत है। तो आप अगर उस वीडियो को भी देख लो थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी आपको GST से रिलेटेड। तो अब यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया और ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर इस चीज़ के ऊपर बातचीत करेगा कि क्या कोविड से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर GST लगाना सही है। अब यहाँ पे कुछ लोग नाराज़ हैं, कुछ जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, जो लोग कहीं ना कहीं कोविड के रिस्पांस में जुड़े हुए हैं, वो ये बोल रहे हैं कि यार भाई इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन में आप इतना डिले क्यों कर रहे हो। अरे सेकेंड वेव ऑफ पैंडमिक में ऑलरेडी इतना नुकसान हो चुका है, तो क्रिटिकल डिसीजन है, आप हटा दो ना GST। तो यहाँ पे ये जो नया ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना है, इसके कन्वीनर डेजिग्नेट किए गए हैं मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा। इसमें डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स भी हैं गुजरात और महाराष्ट्र के, जैसे नितिन पटेल और अजीत पवार भी हैं इसमें। ओके, ये लोग अपनी रिकमेंडेशंस को, ये कमेटी बेसिकली जो कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी है जो कि कोविड एसेंशियल्स के ऊपर GST लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए इस पर बनाई गई है, अपनी रिकमेंडेशन GST काउंसिल में देंगे 8 जून को, ठीक है।
इस ग्रुप के टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है कि भाई क्या कोविड-19 के ट्रीटमेंट ड्रग्स पे, टेस्टिंग किट्स पे, ऑक्सीजन रिलेटेड इक्विपमेंट्स टू पीपीई किट्स एंड 95 मास्क, सैनिटाइजर्स के ऊपर जीएसटी हटाया जा सकता है। अभी के लिए कोविड की वैक्सीन के ऊपर 5% जीएसटी है और जो बाकी कोविड से रिलेटेड एसेंशियल आइटम्स है उसके ऊपर 12 से 18% जीएसटी है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। आप ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हर्षित द्विवेदी के साथ सर्च मारोगे तो जो लक्ष्मीकांत की वीडियोस हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर मैंने बना रखी है, वो भी आपको मिल जाएंगी। ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये समय समय पे बनाए जाते हैं अलग अलग इश्यूज और सब्जेक्ट्स के ऊपर बातचीत करने के लिए। एड हॉक बॉडीज हैं, कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे बनाई जाती हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लमेटिक एरिया के ऊपर बहस करने के लिए, सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए। ज़्यादातर जो इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर होते हैं उसमें कंसर्न मिनिस्ट्रीज के मिनिस्टर ही होते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कोविड-19 रिलीफ के रिस्पेक्ट में जीएसटी की बात हो रही है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मिनिस्टर्स आ जाएंगे यहाँ पे। कभी कभी क्या होता है कि इन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को पावर दे दी जाती है कि ये ऑन बिहाफ ऑफ कैबिनेट डिसीजन ले सकते हैं। तो जब ऑन बिहाफ ऑफ कैबिनेट ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स डिसीजन ले लेते हैं तो इनको बोला जाता है EGOM, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। पहले क्या देखा गया कि बहुत सारे GOM EGOM बन रहे थे, इतने सारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बन गए कि ये मीटिंग कर ही नहीं पाते थे किसी पर्टिकुलर इलाके को लेके। तो ओवरऑल ये जो मैकेनिज्म था वो बिल्कुल आप कह सकते हो फ्रूटलेस हो गया था, कुछ रिजल्ट निकलता ही नहीं था। ये मीटिंग्स होती रहती थी और मीटिंग्स चलती रहती थी। तो इसीलिए एक डिसीजन लिया गया 2014 में सारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को और एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को अबॉलिश कर दिया गया 2014 में। बाद में 2015 में 16 इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए गए जिसने डिस्कस किए की इश्यूज ऑफ द कंट्रीज। मतलब कि अभी एक प्रेजेंट सरकार इन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को कितना इंपॉर्टेंस दे रही है इस बात पे डिपेंड करेगा कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स किस हद तक काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर अभी यहाँ पे कोविड-19 के रिलीफ मटेरियल से रिलेटेड बनाया गया है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर द डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन में न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, IIT हैदराबाद डेवलप्स ओरल सॉल्यूशन फॉर ब्लैक फंगस। भैया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद ने अप्रूव कर दिया है मास प्रोडक्शन ऑफ एन ओरल सॉल्यूशन टू ट्रीट ब्लैक फंगस प्रोवाइडिंग ह्यूज रिलीफ टू पेशेंट्स। मैं आपको बता दूं कि एक मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है ब्लैक फंगस को ट्रीट करने के लिए, नाम सुना होगा आपने, मैंने कई बार इसको एडिटोरियल में भी डिस्कस किया है, एम्फोटेरिसिन बी, इसको AMB भी बोलते हैं। एम्फोटेरिसिन बी काफ़ी इफेक्टिव वैक्सीन बताई गई है ब्लैक फंगस को ट्रीट करने के लिए। लेकिन फिर भी एम्फोटेरिसिन बी को बहुत ध्यान से देना चाहिए, क्योंकि होता यह है कि जब आप एम्फोटेरिसिन बी को एकदम से ले लेते हो तो ये एग्रीगेट हो जाती है और एग्रीगेट अमाउंट्स में दिस वैक्सीन बिकम्स टॉक्सिक। क्यों टॉक्सिक हो जाती है मैं आपको बताता हूं। होता यहाँ पे ये है कि देखिए ये जो वैक्सीन है इसका नेचर है एम्फीफिलिक। एम्फीफिलिक का मतलब ये होता है कि जो पार्टिकल्स हैं इस पर्टिकुलर दवाई के वो वाटर लविंग भी हो सकते हैं, फैट लविंग भी हो सकते हैं। तो वो वाटर में भी डिजॉल्व सकते हैं, फैट में भी डिजॉल्व सकते हैं। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जो एम्फोटेरिसिन बी मेडिसिन है अगर ये थोड़ा थोड़ा करके बॉडी में जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर ये एकदम से क्वांटिटी में पहुंच गई तो ये रेनल फिल्ट्रेशन पे प्रेशर डालती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कर सकती है, मतलब कि किडनी पे, एक ह्यूमन किडनी पे इसका एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है। इसलिए एम्फोटेरिसिन बी को बहुत ध्यान से दिया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ब्लैक फंगस वाला पर्सन एक बीमारी से परेशान है, ऊपर से उसकी किडनी में प्रॉब्लम हो गई दवाई के चलते तो और परेशानी है। इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे स्लो एब्जॉर्प्शन ऑफ एम्फोटेरिसिन बी की जरूरत है। अभी तक अगर आप देखो तो इस पर्टिकुलर दवाई को जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद ने बनाया है, इससे पहले एक काला आजार का ट्रीटमेंट है जिसको आप बोलते हो वाइसरल लाइसमेनियासिस। इस ट्रीटमेंट को अभी के लिए ट्रीट किया जा रहा है ब्लैक फंगस को सॉल्व करने के लिए। इस ट्रीटमेंट में भी कहीं ना कहीं एम्फोटेरिसिन बी ही इस्तेमाल होता है। एक ओरल नैनोफाइब्रस एम्फोटेरिसिन बी इस्तेमाल होता है, काला आजार के लिए इसको इफेक्टिव बताया जाता है। तो 2019 में नैनोफाइब्रस ओरल टैबलेट्स ऑफ एम्फोटेरिसिन बी को इस्तेमाल किया गया लेशमैनाइसिस, काला आजार के इन्फेक्शन को रोकने के लिए। उसी चीज को यहाँ पे ब्लैक फंगस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब स्पेसिफिकली एक ओरल सॉल्यूशन बना दिया गया है ब्लैक फंगस का, जो कि उन पेशेंट्स के लिए बहुत काम का है जो ब्लैक फंगस से परेशान है। और कहीं ना कहीं पेशेंट्स को इससे अच्छी मेडिकल मिलेगी। 60 mg की टैबलेट 200 रुपए की है तो सस्ती भी है। अब ऐसा क्या हुआ है इस एम्फोटेरिसिन बी वाले नए ओरल वैक्सीन में जो कि पहले नहीं था? एक्चुअली में
डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो नैनो मिशन है ना, इसने एक ऐसा तरीका ढूंढा है जिस तरीके के थ्रू इस एम्फोटेरिसिन बी को ओरली प्रोवाइड किया जाएगा एक पर्टिकुलर पर्सन को एक्सट्रीमली स्लो रोड पे। जब भी आप बीमार आदमी को एम्फोटेरिसिन बी दे रहे हो, अगर आप कुछ ऐसा कर पाओ जिससे उस एम्फोटेरिसिन बी का जो एब्जॉर्प्शन है बॉडी में वो धीमे हो, ग्रेजुअली हो, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे नई ओरल टैबलेट्स में या ओरल पाउडर में जेलेटिन का इस्तेमाल किया गया। ये जेलेटिन एक FDA अप्रूव्ड पॉलीमर है जिसको एक्सीपिएंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब आप बोलोगे एक्सीपिएंट क्या होता है? एक्सीपिएंट एक इनएक्टिव सब्सटेंस होता है। इस इनएक्टिव सब्सटेंस में आपने कोई एक्टिव सब्सटेंस डाल दिया। अब ये इनएक्टिव सब्सटेंस इस बात को इंश्योर करेगा कि वो जो दवाई, जो एक्टिव सब्सटेंस ये लेके जा रहा है, वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो ह्यूमन बॉडी में। तो एक इनएक्टिव सब्सटेंस में, जिसको यहाँ पे जेलेटिन बताया गया है, एज एन एक्सपीसिएंट इसको इस्तेमाल करके एम्फोटेरिसिन बी जैसी एक्टिव वैक्सीन्स को धीरे धीरे ह्यूमन बॉडी में एब्जॉर्ब कराया जाएगा, जिससे ओवरऑल जो इफेक्टिविटी है इस एम्फोटेरिसिन बी की अच्छी हो जाए। इसीलिए आप देखोगे कि एम्फोटेरिसिन बी के जो टॉक्सिक इफेक्ट्स आते हैं, किडनी खराब होने का डर होता है, वो डर यहाँ खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक जेलेटिन का इस्तेमाल करके उस दवाई को ह्यूमन बॉडी में धीरे धीरे एब्जॉर्ब किया जाएगा। और इसको एक बहुत कंफर्टेबल और इफेक्टिव रूट बताया जा रहा है। दिस इज अ बिग रिलीफ फॉर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम ब्लैक फंगस इन इंडिया। जनरल स्टडीज पेपर 2 में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में चीज आपको काम आएगी। और मैं आपको एक बात बता दूं, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन, ये जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है इस पर्टिकुलर म्यूकोरमाइकोसिस के लिए, गलत है। ये ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस दोनों से हो रहा। कुछ दिन पहले की मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था कि दिस द यूज ऑफ दिस टर्म ब्लैक फंगस इज रॉन्ग, म्यूकोरमाइकोसिस इसको इस्तेमाल होना चाहिए। जनरल स्टडीज पेपर 2 में अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी ये न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं डिक्लाइनिंग फॉरेस्ट बर्ड स्पेशीज इन वेस्टर्न हिमालय। अगर आप उत्तराखंड की बात करो तो उत्तराखंड एक हिमालयन स्टेट है। ठंडी में बहुत ठंडा होता है और समर्स में प्लेजेंट होता है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, तो एक बड़ा अच्छा सा वेदर होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे वेस्टर्न हिमालयन टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत सी एंडेमिक बर्ड स्पेशीज पाई जाती हैं। एक नई स्टडी ने बताया है कि जो नेचुरल ओक डोमिनेटेड फॉरेस्ट है और मॉडिफाइड फॉरेस्ट है, यहाँ पे बर्ड स्पेशीज का एक ड्रास्टिक लॉस हुआ है। बहुत सारी बर्ड स्पेशीज यहाँ से गायब हो गई। ये जो रिसर्च कराई गई है ये हुई है 1285 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में। और ऑब्वियस सी बात है, ये वो इलाका है जो 1700 मीटर से 2400 मीटर के बीच की ऊंचाई पे आता है। यहाँ पे 6 मेजर प्रकार के लैंड यूज टाइप्स हैं। यहाँ पे नेचुरल ओक फॉरेस्ट पाए जाते हैं, डिग्रेडेड ओक फॉरेस्ट पाए जाते हैं, लॉफ्ड ओक फॉरेस्ट पाए जाते हैं, पाइन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, एग्रीकल्चर कल्टीवेशन के एरिया है, साइट्स हैं जहाँ पे बिल्डिंगें बनी हुई हैं। और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्रकार की बर्ड्स गायब हो गई हैं, जैसे कि रूफस बेलेड वुडपेकर, ग्रेटर येलो नेप, रूफस सिबिया, व्हाइट थ्रोटेड लैंग्वेज थ्रश, ब्लैक फेस्ड वार्बलर। इस प्रकार की जो बर्ड्स है ना, वो यहाँ से गायब हो गई। वुड पैकर्स की बात की जाए, देखिए किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जितनी ज्यादा वुड पैकर बर्ड होंगी, उस जगह की जो बायोडाइवर्सिटी है बर्ड्स के मामले में वो बहुत ज्यादा होगी। आप कह सकते हो कि जो फॉनल बायोडाइवर्सिटी उसकी बहुत ज्यादा रिच होगी। वुड पैकर कैसी बर्ड होती है? आप देखिए, ये छोटा सा आपको पेड़ के अंदर एक गैप नजर आ रहा है। इस गैप से कितनी सारी चिड़ियां बाहर निकल रही हैं। चिड़ियां क्या करती हैं कि पेड़ को अपनी चोंच से खोद खोद के इस प्रकार के गैप्स बना लेती हैं और उसके अंदर घुस के रहने लगती। इन बर्ड्स को वुड पैकर बर्ड्स कहा जाता है। आप देखोगे कि जब भी आप यूरोप वगैरह में बहुत सी जगहों पे घूमने जाओगे, इनफैक्ट हिमालयस वगैरह में भी, वेस्टर्न घाट्स में भी बहुत सी जगहों पे घूमने जाओगे, तो अक्सर कर आपको ऐसे पेड़ों पे जाके वुड पैकर बर्ड्स दिखाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ये बहुत अपीलिंग होती हैं आइज को, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत सी लगती हैं वुड पैकर्स बर्ड। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि एक ऐसी बायोडाइवर्सिटी जहाँ पे इस प्रकार की वुड पैकर बर्ड्स पाई जाती हैं, उस बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी रिच बोला जाता है। ये जो वुड पैकर बर्ड्स कैविटी बढ़ाती हैं पेड़ों में, जैसे यहाँ पे आपको ये कैविटी नजर आ रही है, इस कैविटी में ऐसा नहीं है कि केवल वुड पैकर बर्ड्स ही रहती हैं, दूसरी बर्ड्स भी आके रह सकती हैं। कभी कभी तो क्या होता है कि इन वुड पैकर बर्ड्स को इन्हीं की बनाई हुई कैविटी से दूसरी बर्ड्स निकाल देती हैं। तो अगर एक इलाके में वुड पैकर बर्ड्स ज़्यादा पाई जाती हैं, मतलब उस इलाके की डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। कभी कभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि वुड पैकर बर्ड्स को अपनी कैविटी छोड़नी पड़ जाती है, वो किसी और जगह पे जाके कैविटी बना लेते हैं। अब हमारे देश में फॉरेस्ट का लॉस तो हो ही रहा है, इंटेंसिफिकेशन ऑफ लैंड यूज हो रहा है, उसके चलते ये जो वुड पैकर बैट्स का नंबर है ना, ये कम हो रहा है। बहुत सारी वुड पैकर बर्ड्स अपने पुराने इलाकों को छोड़ के दूसरे इलाकों में चली गई हैं।
और ये सही नहीं है हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए, बिकॉज दीज बर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे प्रोवाइड क्रिटिकल इकोसिस्टम फंक्शन एंड सर्विसेज सच एज पॉलिनेशन एंड पेस्ट कंट्रोल। तो वुड पैकर बर्ड्स के आप कह सकते हो एंडेमिक रेंज को बहुत इमरजेंसी बेसिस पे हमें बचाने की ज़रूरत है। जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट में ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट वाइडन्स स्कोप ऑफ सेक्शन 304B। सबसे पहले समझते हैं कि सेक्शन 304B क्या है। सेक्शन 304B के अंदर बेसिकली सेक्शन 304B बिलोंग करता है इंडियन पीनल कोड को, ठीक है ना। इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 304B डाउरी से रिलेटेड अगर किसी औरत की मृत्यु हो जाती है तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन अब यहाँ पे सेक्शन 304B की जो भाषा है वो भाषा कहीं ना कहीं इसके यूजेज को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ वुमन शुड हैव डाइड ऑफ बर्न्स और अदर बॉडीली इंजरीज और अदरवाइज देन अदर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। अब ये अदरवाइज देन अदर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस इसको समझते हैं। विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज शी शुड हैव सफर्ड क्रूएलिटी और हरेसमेंट फ्रॉम हर हस्बैंड और इन लॉस सून बिफोर हर डेथ इन कनेक्शन विद डिमांड टू डाउरी। तो मान लीजिए किसी औरत के खिलाफ एक घर में अत्याचार हुआ और उसकी अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो गई, तो सेक्शन 304B में लिखा है कि मृत्यु होने से जस्ट पहले उसके खिलाफ अत्याचार हुआ हो, ठीक है ना, और वो अत्याचार डाउरी की रिस्पेक्ट में हुआ हो, तो उसको हम लोग क्रिमिनली प्रोसिक्यूट करेंगे। तो कभी कभी कोर्ट्स बहुत ज़्यादा नैरो व्यू ले लेते हैं सेक्शन 304B का। सून बिफोर का मतलब क्या समझ लेते हैं कुछ लोग, इमीडिएटली बिफोर। तो उस औरत के मरने से जस्ट पहले अगर उसके खिलाफ अत्याचार हुआ है डाउरी को लेके, तभी फैमिली वालों को सजा मिलेगी, नहीं तो नहीं सजा मिलेगी। बहुत बार अलग अलग जुडिशरी ने ये बोला कि जो अदरवाइज देन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है इसको आप बहुत लिबरली इंटरप्रेट करिए। ज़रूरी नहीं है कि किसी के घर में एक औरत के खिलाफ अगर डाउरी को लेकर अत्याचार हो रहा हो तो इमीडिएट उसको मारो, उसकी मृत्यु हो जाए। बहुत लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि उसकी फिजिकल और मेंटल चीज़ों को तोड़ दिया हो, वो सुसाइड कर ले। तो बहुत सारे आप कह सकते हो कि वेराइड इंटरप्रिटेशंस और मैग्नीफाइड एम्बिट होना चाहिए इस पर्टिकुलर सेक्शन 304B ऑफ द इंडियन पीनल कोड का, जहाँ पे अगर एक औरत के खिलाफ अत्याचार हुआ है डाउरी को लेके तो सजा मिलनी चाहिए कहीं ना कहीं उस फैमिली वालों को। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को बोला है कि ये जो 304B का स्ट्रेट जैकेट और लिबरल इंटरप्रिटेशन, लिटरल इंटरप्रिटेशन, लिबरल नहीं लिटरल, तो स्ट्रेट जैकेट और लिटरल इंटरप्रिटेशन मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे कि 304B में लिखा है कि मौत से जस्ट पहले, ठीक है ना, सून बिफोर हर डेथ। तो सून बिफोर हर डेथ का मतलब ये नहीं है कि उसकी जिस दिन मृत्यु हुई उससे 1-2 दिन पहले अत्याचार हुआ हो तो ही उसको रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। इस चीज को कहीं ना कहीं लिबरली एसेस करने की जरूरत है। ऐसा बोला है यहाँ पे 3 जज बेंच ने, जिसको लीड कर रहे हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना। एन.वी. रमन्ना का बोला है कि एक पेस्टिफेरस क्राइम है, ठीक है ना, जिसको कोवेटस हस्बैंड इन लॉज करते हैं। मतलब वो हस्बैंड्स और इन लॉज जिनको बहुत ज़्यादा पैसे की लालसा है वो कहीं ना कहीं एक औरत को इस हद तक क्रूअल्टी करते हैं कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। 2019 में 7,115 केसेस डाउरी डेथ्स के रजिस्टर किए गए थे इंडिया में अंडर सेक्शन 304B ऑफ द इंडियन पीनल कोड। और सेक्शन 304B ऑफ द इंडियन पीनल कोड की भाषा ने बहुत लंबे समय तक कोर्ट्स को परेशान किया है। क्योंकि क्या होता है कि जिस हस्बैंड और इन लॉज के ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं वो अपने लॉयर लेके आते हैं। वो लॉयर्स इस प्रकार के सेक्शन 304B की भाषा को उल्टा सीधा घुमाते हैं कि देखिए इसमें तो ये लिखा है, यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और इस प्रकार से कोर्ट्स को और ओवरऑल लीगल प्रोसीजर्स को घुमाना काफ़ी आसान हो जाता है। तो यहाँ पे जो 3 जज बेंच है ना वो यही बोल रही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 304B के अंदर ये जो लिखा हुआ है अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस को जुडिशरी को इस प्रकार से इंटरप्रेट करना चाहिए कि वो चीज़ कहीं ना कहीं उस लेडी के फेवर में जाए जिसकी यहाँ पे डाउरी के चलते मृत्यु हो गई है। और इस प्रकार के वीक प्रोविजंस का फायदा उठा के ये जो क्राइम करने वाले लोग हैं वो बच ना जाएं। ऑब्वियस सी बात है, इस बात पे भी ध्यान देना है कि सच में क्या उस पर्टिकुलर पर्सन ने गलती की है, बट अगर गलती की है तो इन लीगल लूप होल्स का फायदा उठा के ये लोग बच ना पाए। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि 1999 से लेकर 1918 तक जितने भी होमिसाइड्स हुए हैं देश में, मतलब कि एक पर्टिकुलर आदमी ने दूसरा आदमी को मारा है, इसकी 40 से 50% जो वजह है वो डाउरी डेथ से जुड़ी हुई है। तो मतलब डाउरी डेथ्स आज भी डेट में भी लड़कियों को मारा जाता है कि वो अपने घर से पैसे नहीं लेके आई हैं। और हम बात कर रहे हैं 2019 की। 1999 से लेकर 2018 अभी कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, उसको पिछले 10 साल की बात हो रही है। हमारे देश को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो ये सब बात है।
तो लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ 304B की बात हो रही। 304B ऑफ द इंडियन पिनल कोड आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ढंग से इस चीज़ को रिवाइज कर लीजिएगा। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में जुडिशरी सोशल प्रॉब्लम्स इश्यूज फेस बाय वुमेन एंड देयर रेमेडीज में चीज़ आपको काम आएगी। और आज की फाइनल न्यूज़, फिलीपींस प्रोटेस्ट चाइनाज इलीगल साउथ चाइना सी प्रेजेंस। फिलीपीन ने फिर से चाइना के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है कि फिलीपींस के एक आइलैंड में इलीगल प्रेजेंस और एक्टिविटीज़ देखी गई है। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। एक्चुअली में ये एक आइलैंड है जिसको आप बोलते हो थीटू आइलैंड। थीटू आइलैंड को फिलीपींस में पगासा आइलैंड भी बोला जाता है। फिलीपींस के मेन लैंड से ये 451 किलोमीटर दूर है and it is biggest of the 8 reef shoals and islands it occupies in the Spratly archipelago. Spratly archipelago एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है और इस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में बहुत से आप कह सकते हो इलाकों पे फिलीपींस का भी कंट्रोल है। 8 रीफ शोर्स और आइलैंड्स पे फिलीपींस का कंट्रोल है। इसमें एक आइलैंड है थीटू आइलैंड, जिसको पगासा आइलैंड भी बोला जाता है फिलीपींस में। अभी इस पगासा आइलैंड के पास बहुत सारी चाइनीज वेसल्स देखी गई। एक बार के लिए आप इस पगासा आइलैंड की लोकेशन देखिए। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है चाइना, चाइना के साउथ में इधर आपको वियतनाम नजर आ रहा है, ठीक है। अभी ये जो आपको लाल रंग की लाइन दिख रही है ना, ये वाली लाल रंग की लाइन, ये लाल रंग की लाइन है 9 डैश लाइन। इसके इलाके का अंदर का जो पूरा इलाका है चाइना बोलता है हमारा है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए ये स्प्रेटली आइलैंड्स दिख रहे हैं आपको इधर साउथ चाइना सी के अंदर। स्प्रेटली आइलैंड्स में बहुत सारे आइलैंड्स फिलीपींस के कंट्रोल के अंदर भी हैं। अगर आप इस नक्शे में देखोगे तो इधर आपको फिलीपींस नजर आ रहा है और यहाँ पे पगासा आइलैंड है, थीटू आइलैंड। अब इस थीटू आइलैंड से जस्ट 25 किलोमीटर दूर एक जगह है सुबी रीफ। सुबी रीफ चाइना के कंट्रोल के अंदर है और यहाँ पे चाइना ने मिनी सिटीज, रनवेज, हैंगर, सरफेस टू एयर मिसाइल सब कुछ डिप्लॉय कर रखा है। मतलब चाइना का अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर इस सुबी रीफ के पास प्रेजेंट है। अब हुआ ये कि बहुत सारी वेसल्स इस सुबी रीफ से निकली और थीटू आइलैंड के पास पहुंच गई। जब थीटू आइलैंड के पास पहुंच गई तो मनीला ने यहाँ पे एक डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट लॉन्च किया कि यार ये फिर हमारे इलाके में घुसे आ रहे हैं चाइना वाले, ठीक है। फिलीपींस ने बोला है कि ये जो वेसल्स आई हैं चाइना वाली, इसके अंदर मिलिशिया है, इनकी मिलिट्री है। और चाइना क्या बोल रहा है कि नहीं भाई मिलिट्री नहीं है। चाइना बोल रहा है कि ये तो फिशिंग बोट्स हैं और ये फिशिंग बोट्स बैड वेदर के चलते इस तरफ आ गई हैं, उनके पास कोई जगह नहीं था, एकदम से वेदर खराब हो गया था। ये जो पगासा आइलैंड है इंटीग्रल पार्ट है फिलीपींस का, फिलीपींस की सोवरेनिटी है। चाइना पूरा का पूरा साउथ चाइना सी अपना बोलता है। 9 डैश लाइन के अंदर का जितना भी इलाका है उसको अपना बोलता है। 9 डैश लाइन के अंदर आता है ये पगासा आइलैंड, थीटू आइलैंड। तो ऑब्वियसली बात है चाइना इसको क्लेम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी के लिए इसके ऊपर कंट्रोल किसका है? फिलीपींस का है। तो जब भी ये चाइना की वैसे इधर आते हैं, फिलीपींस यहाँ पे डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट लॉन्च करता है। 2016 में अभी फिलीपींस के करंट प्रेसिडेंट रॉड्रिगो ड्यूटर्टे ने ऑफिस उठाया और तब से लेके अब तक ये 84वां 84th डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट है जो कि फिलीपींस ने चाइना के अगेंस्ट लॉन्च किया है। मतलब चाइना की आदत पड़ गई है कि साउथ चाइना सी में जो दूसरे कंट्रीज के एसेट्स हैं वहां पे जबरदस्ती अपनी मिलिट्री और नेवी को लेके घुसाना। 2016 में ही चाइना का जो एक्सपेंसिव क्लेम था साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन का, इसको इनवैलिडेट कर दिया था एक इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने, लेकिन चाइना ने उसको मानने से मना कर दिया। यहाँ पे हम उनक्लोज की बात कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर इलाके से $3 ट्रिलियन का शिप बॉन्ड ट्रेड निकलता है। ब्रूनई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, इन सब के आप कह सकते हो आइलैंड से इस इलाके में। आप यहाँ पे देखिए ये जो पर्टिकुलर इलाका है, वियतनाम इसके बगल में, ब्रूनई इसके बगल में है, मलेशिया आपको इसके बगल में नजर आ रहा है, फिलीपींस आपको इसके बगल में नजर आ रहा है, ताइवान आपको इसके बगल में नजर आ रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, आप देख सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर एरिया इज क्लेम्ड बाय मेनी कंट्रीज, जहाँ पे चाइना अपने क्लेम को जबरदस्ती असर्ट करने की कोशिश कर रहा है और उसके चलते यहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक चीजें सुनने में मिलती रहती हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशंस पार्ट में ये न्यूज़ आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। आज की न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, आई होप आपको पसंद आई हो। कुछ इन्फॉर्मेशन अगर छोटी होगी तो शॉर्ट वीडियोस के थ्रू मैं कवर कर दूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा।